हाँ भाई। है। चालू करो भाई। फिर तुम बीच में बोलते सर बंद करवाइए। प्यार जी, यार ये ऐसे चालू करवा दो ना आप उसको भी। बंद रहेगी आज। एक बार 10 से 15 मिनट कोई काम चल रहा है ऊपर। हाँ, देखो बेटा, क्या था अपना टॉपिक ये? है जी। अच्छा, समझ गया। क्या करवाया था? थोड़ा स्टार्ट कर दिया था क्या? अच्छा, गिफ्ट फ्री एनर्जी स्टार्ट कर दी। अरे बहुत है। अब तो देखो आगे। गिफ्ट फ्री एनर्जी। और बेटा गिफ्ट फ्री एनर्जी, आ जाओ बेटा। मैंने तुम लोगों को, ध्यान दो भाई, गिव्स फ्री एनर्जी मैंने कहा था बेटा स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और परमोल यदि यूज करते हैं तो बिल्कुल। दूसरी बात, गिव्स फ्री एनर्जी जो है उसको यदि मैं किस में लूं? स्टैंडर्ड कंडीशन में। मतलब है गिव्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन, तो उसको अपन क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड कंडीशन समझ गए ना? स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब हुआ टेम्परेचर तो कितना होगा? 298 केल्विन, और प्रेशर कितना होगा? 180 एम या 1 बार। तो उस टाइम पर क्या होगी? स्टैंडर्ड फ्री गिव्स एनर्जी। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। सीधी सी बात है, जो तुम्हें बताया था डेल्टा जी नोड लगाना है, तुम्हें पता है। मतलब अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन में यूज करूंगा तो क्या लगा दूंगा? डेल्टा जी नोड। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? डी भी लिख सकते हैं। स्मॉल चेंज अगर मैं करना चाहूं तो यहां ये भी तो लिख सकता हूं, डी जी नोड, एक ही बात है। तो अपना जो इक्वेशन था, उस इक्वेशन के आधार पर कल मैंने लास्ट में तुम्हें एक इक्वेशन लिखाई थी। कौन सी? ये वाली, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये अपनी एक इक्वेशन थी। अगर मैं इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड कंडीशन में यूज कर लूं, स्टैंडर्ड कंडीशन, तो तुम्हें पता है क्या हो जाएगा? डेल्टा जी नोड इज इक्वल टू डेल्टा एच नोड। ये भी तो नोड आएगा, स्टैंडर्ड कंडीशन में यूज कर लेंगे इसको भी। और माइनस टी तो कांस्टेंट रहेगा। अब एक चीज और याद रखना, ये जो है इक्वेशन जो मैंने यहां लिखी है, इसको आप ध्यान रखना। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये ध्यान रखना है। हाँ आ जाओ बेटा। मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे ही ये इक्वेशन लागू होगी, अदरवाइज नहीं। समझ गए क्या मेरी बात? जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होंगे तो ही ये आपकी गिब्स हेल्महोल्ट्ज जो इक्वेशन है ये यूज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। समझ गए? कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, ये केवल P और T कांस्टेंट होगा तभी यूज करेंगे। समझ गए होंगे मेरी बात? कांस्टेंट लेंगे हम इसको, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर दोनों। मतलब यहां पर कांस्टेंट वैल्यू कौन है? T एंड P है, ये कहना चाह रहा हूं मैं।
तब ये यूज करनी है। तो टी तो कांस्टेंट है और आगे डेल्टा एस है ही हमें दिख रहा है, तो मैं डेल्टा एस को भी स्टैंडर्ड लूंगा। ये स्टैंडर्ड कंडीशन में यूज हो गई है, वही चीज स्टैंडर्ड कंडीशन में यूज करेंगे अपन। समझ गए मेरी बात को? ये दोनों बातें लिख लो उसकी आगे, न्यूमेरिकल और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में काम आती है बात। अब ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, कौन सी, जो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये वाली इक्वेशन, इसको मैं स्पॉन्टेनियस फॉलो करूं, यदि स्पॉन्टेनियस कंडीशन देखूं तो तुम्हें पता ही है, तो उसकी अलग अलग कंडीशन की बात करेंगे अब अपन। देखो कैसे, तो पहले लिखो एक बार, ये पूरा लिख लो, उसके बाद आगे देखिए कहानी। यही ये है, अलग नहीं है, बस फर्क इतना है कि इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में ले रहे हैं, इतना ही चेंज है। और ये रिएक्शन या इक्वेशन हमेशा टी और पी कांस्टेंट होगा तभी यूज करना है, यही बात बताइए मैंने अब तक। चलूं आगे? अभी नहीं चलूं, कोई बात नहीं। चलूं? अब मैं बात कर रहा हूं इस इक्वेशन के आधार पर स्पॉन्टेनियस कंडीशन जो हैं वो कौन कौन सी बनती हैं। तो पहले तो मैं इस इक्वेशन को स्पॉन्टेनियस में यूज करूं, चलूं? स्पॉन्टेनियस कंडीशन, स्पॉन्टेनियस जानते हैं ना, स्वतः, मतलब कोई भी रिएक्शन स्वतः हो, स्वतः जो प्रोसेस होते हैं उनकी बात हो रही है। तो उनके लिए मैंने तुम लोगों को ये जो इक्वेशन लिखाई है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, अभी अभी लिखी थी। एकदम सिंपल सी बात याद रखनी है, ध्यान रखना, डेल्टा जी ये नेगेटिव आना चाहिए, और आप लोगों ने डेल्टा एस तो पढ़ा है जस्ट इससे पहले ही, और वो पढ़ा था आपने पॉजिटिव आना चाहिए। या मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, डेल्टा एस, ये डेल्टा एस कौन है, यूनिवर्स, ये ध्यान रखना, कौन है, यूनिवर्स, और इसको लिखा था ग्रेटर देन जीरो, याद आया होगा। हाँ, तो ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव ही हो गई, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसी को अपन यूं भी तो लिख रहे थे, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो, बात तो एक ही है, चाहे मैं इसको ऐसे लिखूं, ऐसे लिखूं, ऐसे लिखूं, एक की बातें सारी। तो तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है दो, क्योंकि ये यही है, इसलिए ये तुमने पढ़ा है, बस ये ध्यान रखना है कि डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा जी नेगेटिव, ये ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, ये ध्यान रखना। समझ गए? हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा उस टाइम पर जब डेल्टा एच नेगेटिव आए, डेल्टा एस पॉजिटिव आए, इसमें कभी भी नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं होना। एक तो ये तो फिक्स है, तो मतलब कहने का कि इस इक्वेशन में जो तुम्हारी ये मोटी मोटी इक्वेशन लिखी हुई है, इस इक्वेशन में तुम्हें ये दोनों बातें फॉलो करनी पड़ेगी। कुल मिला के ये तो हमें पता है कि यार पॉजिटिव होना चाहिए, ये हमने पढ़ा भी है कि ऑल नेचुरल प्रोसेस कैसे होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं,
और उसके लिए हमने पढ़ा था ग्रेटर देन 0 होता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पढ़ा हमने, ताजा अभी जस्ट कल ही पढ़ी थी, तो वो हमें पता है। तो हमारा मेन जो मोटो है वो क्या है, ये कि इसकी वैल्यू हमें चाहिए नेगेटिव। डेल्टा जी आपके पास क्या आना चाहिए, इस इक्वेशन में नेगेटिव आना चाहिए। वो नेगेटिव कब कब आए, उसके लिए कंडीशन यूज करनी हमें अलग अलग। किसके आधार पर, टर्म, देखो ध्यान रखना मैं टर्म ले रहा हूं डेल्टा एच और डेल्टा एस के आधार पे, मतलब स्पॉन्टेनियस कंडीशन इन द टर्म ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस, ये कह रहा हूं मैं। मेरा पॉइंट क्या है, स्पॉन्टेनियस कंडीशन इन द टर्म ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस। डेल्टा एच और डेल्टा एस जो टर्म हमने लिए हैं उनके आधार पर हम, या उन टर्म्स के रूप में हम स्पॉन्टेनिटी देखेंगे। किसकी, प्रोसेस की, जो हमारी इक्वेशन है उस इक्वेशन में। तो उसकी विषय ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जो मैं बता रहा हूं ये, यहां से न्यूमेरिकल प्लस स्टेटमेंट दोनों बातें आती हैं, ध्यान रखना, समझ गए। इसमें क्या बताया मैंने, न्यूमेरिकल और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, सीधे डायरेक्ट कंडीशन वाले क्वेश्चन खूब बार पीवाईक्यूज में पुटअप हुए हैं यहां से, इसलिए तुम्हें इसको फॉलो करते हुए चलना, आराम से समझना एक एक पॉइंट। पहली बात, अपना इक्वेशन तो तुम्हें दिख ही रहा है, ये रहा भाई, इक्वेशन तो दिख ही रहा है। तो पहली कंडीशन तो अगर मैं यहां लिखी हुई ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूं, इसके अकॉर्डिंग ही तो है ये भाई। आपके पास देखो ध्यान देना, डेल्टा एच, कंडीशन फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं, डेल्टा एच नेगेटिव हो और डेल्टा एस पॉजिटिव हो, पहली कंडीशन तो ये होगी। अगर, अब सुनना इधर ध्यान देना, इस वाले में समझना अच्छी तरह से, इसको मैं नेगेटिव लूं तो नेगेटिव हो गया डेल्टा एच, इसको मैं क्या लूं पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ही हुआ, मतलब टोटल वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसका डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव, और जब डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव होता है स्पॉन्टेनियस होता ऑलवेज, अभी तो बात हुई थी। इसलिए पहली तो यही है, मतलब ये अगर तुम्हें कहीं दिखता है ऐसा तो वहां तुम्हें ऑलवेज स्पॉन्टेनियस कहना है, हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा वो, क्योंकि मैंने वैल्यू रख के बता दी भाई। मैं कह रहा हूं यहां मैं नेगेटिव रखूं और मैं यहां पॉजिटिव रखूं तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ही आएगा, और ये नेगेटिव हो ही गया तो नेगेटिव ही हुआ टोटल वैल्यू, तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ गई। और नेगेटिव में मैंने बता रखा है डेल्टा जी जब नेगेटिव हो तो स्पॉन्टेनियस होती है, अपने को पता है, तो यही मैंने लिखा है यहाँ। पहली कंडीशन तो ये हो गई तुम्हारी। दूसरी, अगर मैं सेकंड कंडीशन में यहां, सुनना अच्छी तरह गौर से, मैंने यहां कर दिया डेल्टा एच बराबर पॉजिटिव, क्या कर दिया, डेल्टा एच बराबर पॉजिटिव, बहुत अच्छे से सुनना, और मैंने यहां डेल्टा एस बराबर भी कर दिया पॉजिटिव। मतलब मैंने डेल्टा एच भी पॉजिटिव और डेल्टा एस भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव वैल्यू ले ली यहां। अब सुनना अच्छी तरह, अगर मैं ये कंडीशन ले लूं, तुम्हें यहीं पर मैं एक्सप्लेन करता हूं क्या लिखा मैंने, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही तो लिखा है। डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस भी पॉजिटिव, समझ गए, ये पॉजिटिव है। हाँ, ये तो पॉजिटिव हो गया यार, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो गया, मतलब कि ये पूरी वैल्यू तो आ रही है नेगेटिव और ये वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, तुम्हें दिख रही, ये रही, ये पॉजिटिव लूंगा तो नेगेटिव है ना यहां, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, इसलिए ये दिख रहा ना, ये पूरी वैल्यू तो क्या आ रही है पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब नेगेटिव, और ये पूरी क्या आ रही है पॉजिटिव।
ये हमारा नेगेटिव कब हो सकता है? जब ये वैल्यू ज्यादा हो। ये तो बात समझ में आई होगी भाई। ये नेगेटिव कब हो, इसको मैं नेगेटिव कब कर सकता हूं? जब ये माइनस की वैल्यू क्या हो, इस प्लस वाली से ज्यादा हो। मतलब यहां -200 हो और यहां -100, ये +100 हो, तो माइनस के 100 बच गए ना। मतलब ये हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए, कहने का ज्यादा किससे? इस पॉजिटिव से। मतलब यही तो निकला। बहुत गौर से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां रियलिटी यह है कि 10% बच्चे क्वेश्चन सही कर पाते हैं, क्योंकि सिंबल, वही बात, जो साइन कन्वर्जन है वो गलत कर देते हैं। यहां समझ गए? इसलिए मैं दोबारा समझा रहा हूं, कलर चेंज करके सुनना अच्छी तरह। ये पॉजिटिव लिया मैंने और इसको भी मैंने पॉजिटिव लिया है। कन्फर्म? पॉजिटिव और नेगेटिव, ये तो पूरी वैल्यू नेगेटिव आ गई कुल मिला के। नेगेटिव क्यों आई समझ गए ना अब तो? ये नेगेटिव साइन था, ये डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आएगी यार। और ये वैल्यू तुम्हारी पॉजिटिव है ही, तो तुम्हारी ये नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। किससे? इस पॉजिटिव से, तब ये नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आई तभी तो स्पॉन्टेनियस होगा। अगर मान लो ये ज्यादा आ गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। फिर तो भाई अगर मैं इस वैल्यू को मान लो ज्यादा कर दूं तो फिर ये तो पॉजिटिव आ गया। समझ गए होंगे? और पॉजिटिव आती डेल्टा जी पॉजिटिव, नॉन स्पॉन्टेनियटी हो गई वो तो। समझ गए क्या? मुझे तो स्पॉन्टेनियस की कंडीशन बता रहा हूं मैं यहां। तो स्पॉन्टेनियस कब होगा? इस कंडीशन में ध्यान रखना, क्या? डेल्टा एच लेस देन होगा टी डेल्टा एस से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। समझ गए क्या मेरी बात? यहां मैंने ये समझा दिया पूरा सिंबल लिख के। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव लिया मैंने, ये रहा पॉजिटिव पॉजिटिव लिखा है। बोले सर यहां आपने पॉजिटिव लिया, यहां नेगेटिव क्यों लिख दिया? क्योंकि ये नेगेटिव साइन है, ये रहा। अपने इक्वेशन में नेगेटिव आता है, ये रहा। अब मैं नेगेटिव इसको पॉजिटिव लूं तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव तो आएगा भाई, इसलिए नेगेटिव लिखा है यहां। तो ये वैल्यू तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए नेगेटिव वाली पॉजिटिव से, तभी तो ये नेगेटिव आएगा। मतलब ऐसे नहीं समझ रहे तो मैं ये कह रहा हूं, एक तो नेगेटिव में 200 हो और प्लस में 100 हो मान लो, तो नेगेटिव में 100 बच गए ना। तो ये डेल्टा जी की वैल्यू तो हो गई, क्योंकि इनका डिफरेंस ही तो आ गया वो। और नेगेटिव में जो वैल्यू आ रही है डेल्टा जी, वो कौन होगा? स्पॉन्टेनियस को रिप्रेजेंट करता हुआ। आ गया? इसीलिए मैंने यहां ये लिखा है डेल्टा एच कम होना चाहिए टी डेल्टा एस से। आ गया? मतलब बहुत गजब की बात। और यहां तुम्हारा ये जो टेम्परेचर आएगा, अब ये टेम्परेचर तो है। अगर मैं इस टेम्परेचर को स्पॉन्टेनियस करना चाहूं, स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की वैल्यू तुम्हें दिख रही है। टी बराबर क्या लिख सकता हूं मैं यहां पे? क्योंकि देखो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। सुनना, अब अगर मैं यहां से मान लो एक बार इस इक्वेशन में बराबर कर दूं यहां से, सुनना एक बार, तो यहां टी बराबर क्या लिखूंगा? डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। लेकिन बराबर थोड़ी है, ज्यादा है। इसलिए यहां पर ध्यान रखना, टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। किससे? ये ध्यान, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा ही तो आ रहा भाई, इसलिए स्पॉन्टेनियस में ध्यान रखना। यहां टी बराबर क्या लिखूं मैं? कलर चेंज कर देता हूं तुम्हें याद रहे इसलिए। टी ये ग्रेटर देन होगा, ज्यादा होगा। किससे होगा? बिल्कुल डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस से। कभी भी, अब सुनना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब आता है तो तुम्हें यह पूछेगा किस टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो वहां तुम्हें यह देखना पड़ेगा, पहले तो यह देखना पड़ेगा, फिर आपको टेम्परेचर निकालना पड़ेगा। फिर जो टेम्परेचर आया उससे ज्यादा टेम्परेचर है क्या उसका, तब तो स्पॉन्टेनियस है। ज्यादा नहीं है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। सुनना, अब यहां देखो, ज्यादा बोले हम सर समझे नहीं, किसका ज्यादा? बेटा डेल्टा एच और डेल्टा एस का जो रेशियो आ रहा है दिख रहा होगा, वही तो टेम्परेचर के बराबर रहेगा। और वो इनका रेशियो जो इसका टेम्परेचर है उससे क्या आएगा?
कम आना चाहिए, मतलब टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए तुम्हारा, समझ गए होंगे, उस कंडीशन में स्पॉन्टेनियस होगी रिएक्शन। तो डबल टाइप के स्टेटमेंट हो गए, पहला तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट, फिर दूसरा ये, दोनों बातें ध्यान रखनी है यहां। समझ में आई क्या बातें? ये पूरी बात समझ में आ गई? यहां जो लिखा है मैंने, कोई तकलीफ तो नहीं है ये बिल्कुल भी कि किस टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा और किस पे नहीं होगा। स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर हमेशा याद रखना ज्यादा होगा किससे? डेल्टा एच बाई डेल्टा एस से। हाँ जी सर, अच्छा कोई नहीं, समझ गए? प्रॉब्लम किसी को? दो कंडीशन हो गई है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर ये आती है बात उस टाइम पर, अब तुम्हें देखो यहां पर ये क्या लिखूं मैं इसको, स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर टी हाई होना चाहिए। टी क्या होना चाहिए? हाई। मतलब टी जब ज्यादा होगा किससे? डेल्टा एच बाई डेल्टा एस से, तब स्पॉन्टेनियस होगा। तो अगर ऐसा मान लो स्टेटमेंट आ गया तो वहां लिखेगा अगला बाकायदा टी मिनिमम, टी मैक्सिमम। तो वहां ध्यान में रखना है तुम्हें टी हाई होगा इस कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में? ये आएंगे लिखे सिंबल कि डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस नेगेटिव, पॉजिटिव, ऐसे आएंगे लिखे हुए वहां। फिर वहां टेम्परेचर के ऊपर ही पूछेगा, तो ध्यान रखना दोनों पॉजिटिव होते हैं तो वहां टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होगा। जब अब ऐसे याद रखना अगर तुम्हें पूरा, क्योंकि इनको एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो हमें ट्रिक पता होनी चाहिए। दोनों पॉजिटिव मतलब टेम्परेचर हाई, दोनों पॉजिटिव तब हाई, और उल्टा कर दो, दोनों नेगेटिव टेम्परेचर कम। अभी बताऊंगा, नो टेंशन। दोनों पॉजिटिव टेम्परेचर हाई, दोनों पॉजिटिव तब, और दोनों है बेटा ईएल, है ना? अब सही है? नहीं वो तो मैं क्या कभी कभी जोर से बोल देता हूं, बाकी धीरे पढ़ा रहा हूं कभी कभी। एसी चल रहा ना भाई? हाँ चल रहा सर। हाँ है, बंद करूं? हाँ ध्यान देना भाई, ये समझ में आ गई बात सभी को? अभी नेगेटिव वाली थर्ड कंडीशन आएगी, उससे मैं बताऊंगा। वो तो मैंने ट्रिक बताई है कि पॉजिटिव में टी हाई होगा, तो अगर मैं इन दोनों को नेगेटिव ले लूं तो वहां टी कम होगा। ऐसे तुम ट्रिक याद रखना, तो स्पॉन्टेनियस होगा, ये कह रहा हूं मैं। मतलब स्पॉन्टेनियस के लिए तुम्हें पूछेगा कि भाई ये स्पॉन्टेनियस कब होगा, ये तो तुम्हें याद रखना बेटा, समझ गए? पहली कंडीशन में तो कोई दिक्कत नहीं, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस लिखा हुआ है। ये स्पॉन्टेनियस ये वाली कंडीशन दे दे तुम्हें मान लो क्वेश्चन में, तो वहां स्पॉन्टेनियस के लिए तुम्हें या तो ये कंडीशन फॉलो करनी है, मान लो ये आएगी ऑप्शन में, या फिर ऑप्शन में ये आएगा लिखा हुआ, इन दो में से एक बात आएगी। भाई टी ज्यादा ही तो आ रहा है। हाँ टेम्परेचर कभी माइनस में होता ही नहीं है। कहां पे? डेल्टा एच बाई डेल्टा, ये माइनस, मतलब ये माइनस क्यों लगाया? नेगेटिव में ज्यादा होगा, लेकिन टेम्परेचर का थोड़ी मान है ये तो टेम्परेचर को मल्टीप्लाई करें डेल्टा एस से तब है मान। नहीं समझा? आपके पास टेम्परेचर तो लिखा मिलेगा जितना भी है, वो वैल्यू आएगी इतने डिग्री सेंटीग्रेड जितनी भी है आएगी ना, या केल्विन में, लेकिन डेल्टा एस की वैल्यू है वहां लिखी हुई। तो डेल्टा एस से आप मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आएगा पूरा ये कंप्लीट नेगेटिव। अकेला टी नेगेटिव थोड़ी है, डेल्टा एस को टी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तब नेगेटिव आ रहा है भाई, समझ गए? ये तो पूरी वैल्यू नेगेटिव है, ये तभी तो नेगेटिव लिखा मैंने। और तभी देखो मैंने यहां ये किया है, कहां गया ये रहा, टी डेल्टा एस नेगेटिव है पूरा, ये नेगेटिव है मतलब ज्यादा होना चाहिए किससे? पॉजिटिव वैल्यू से, तब हमारा डेल्टा जी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो टी की वैल्यू तो खुद की वैल्यू तो यहां पॉजिटिव ही है, खुद की वैल्यू अपन कंपेयर कर रहे हैं,
टी, टी कोई नेगेटिव में थोड़ी लिखूंगा मैं, टी तो है वो है, अब वो कितना भी दे सकता है, उस इक्वेशन पे डिपेंड है, समझ गए। 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, अगले अगले के ऊपर डिपेंड है वो, तो वो तो है फिक्स है, 300 केल्विन 350 केल्विन जितना भी दे अगला दे देगा, तो वो तो डेल्टा एस से मल्टीप्लाई, इसमें नेगेटिव साइन तो इस इक्वेशन में आ रहा पहले से ही ऑलरेडी, ये कहना चाह रहा हूं मैं, समझ गया। अगली बात, चलो नो सर कोई बात नहीं है, क्यों आराम से पढ़ा रहा हूं, थोड़ा तेज पढ़ाऊं, थोड़ा तेज पढ़ाऊं, नहीं मैं तो तेज पढ़ा दूंगा, तुम ही कहोगे फिर कि सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो। अच्छा ये यही कह रही थी कि सर बहुत तेज बोल रहे हो। चलो भाई अगली कंडीशन नंबर 3। हाँ बेटा 3rd कंडीशन देखना, ध्यान दो भाई, मैंने, हेलो बेटा 3rd कंडीशन सुनना, मैंने क्या कहा था, दोनों पॉजिटिव लिए, अब मैं लूंगा दोनों नेगेटिव, अगर मैं दोनों नेगेटिव कौन, डेल्टा एच भी नेगेटिव ले लूं और डेल्टा एस भी नेगेटिव ले लूं, तो अब देखो हमारा इक्वेशन क्या था, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सुनना आप गौर से, ये मैंने नेगेटिव लिया है और इसको भी मैंने नेगेटिव लिया है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब ये ओवरऑल तुम्हारे पास में क्या आएगा, पॉजिटिव। समझ गए क्या मेरी बात को। और ये नेगेटिव है ही ऑलरेडी पहले से, मतलब मेन सिंबल अब ये आ गए, इसके लिए ये और इस पूरी के लिए ये। अब अगर तुम्हें कोई पूछे कि भैया स्पॉन्टेनियस कब होगा, ये तो हमें पता चल गया कि हमें इसको नेगेटिव लाना है। अब ये नेगेटिव कब आए, जब ये वैल्यू ज्यादा हो तब आए, आ गया ना समझ में। तो मैं क्या करूंगा, यहां डेल्टा एच ये तुम्हारा ज्यादा होना चाहिए, किससे, टी डेल्टा एस से। प्रॉब्लम नहीं आ रही किसी को भी। इसका मतलब क्या निकला कि ये स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब टेम्परेचर तुम्हारा क्या होगा, इसमें लो दिख रहा है वैसे भी, तो ये लो टेम्परेचर होगा, ये ध्यान रखना। मतलब क्या कह सकता हूं, टेम्परेचर कम होना चाहिए किससे, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस से, ये ध्यान रखना है। मतलब टेम्परेचर लो आएगा किसके लिए, स्पॉन्टेनियस के लिए, ये स्पॉन्टेनियस हो गई, मतलब उसकी जस्ट उल्टी है पहले वाली जो थी, और मैंने नया कुछ नहीं बताया। सेम डिटो अगर मैं उल्टा कर दूं, पहली कंडीशन थी उसका उल्टा जो ऑलवेज स्पॉन्टेनियस थी, ये अब सुनना, सेकंड कंडीशन और 3rd कंडीशन ये स्पॉन्टेनियस की बात हो रही है, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर। अगर मैं उल्टा कर दूं इन दोनों को, मतलब इसमें कर दूं हाई और उसमें कर दूं लो, तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। मतलब इनकी उल्टी कंडीशन नॉन स्पॉन्टेनियस को रिप्रेजेंट करेगी, मैं बताऊंगा नहीं, वो तुम खुद ही पता चल गया होगा। इसमें अगर मैं उल्टा कर दूं, यहां उल्टा समझ गए ना कैसे, कि मैं इसको ज्यादा कर दूं उसको कम कर दूं, तो यार तुम समझते इसको ज्यादा करते तो ये क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी डेल्टा जी की, और डेल्टा जी पॉजिटिव क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब टी क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। तो यहां अगर मैं हाई टेम्परेचर कर दूं तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अब तो आ गया समझ में। हाँ अब कंडीशन नंबर 4 की बात करें हम, उल्टा कर दो। उल्टा कैसे, मैंने पहली कंडीशन में डेल्टा एच नेगेटिव किया था क्या, हाँ अब मैं डेल्टा एच को कर दूं पॉजिटिव, डेल्टा एच ये कर दिया मैंने पॉजिटिव, समझ गए। और डेल्टा एस को मैंने पहली कंडीशन में पॉजिटिव किया था, अब कर दूं मैं नेगेटिव, मतलब उल्टा किया मैंने।
पहली कंडीशन का जस्ट उल्टा। अगर मैं ये लिख दूं तो आप अपनी इक्वेशन लिखिए। आपकी इक्वेशन तो पता ही है क्या थी, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सिंबल बस केवल रखने हैं, सिंबल रखो। डेल्टा एच क्या किया तुमने, पॉजिटिव। डेल्टा एस क्या किया, नेगेटिव। देखो नेगेटिव नेगेटिव क्या आ गया, पॉजिटिव। और ये भाई साहब पहले से ही कौन है, पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, सारे ही पॉजिटिव दिख रहे हैं यार। और जब ये पॉजिटिव आ गया ये भाई साहब, तो यार ये तो नॉन स्पॉन्टेनियस, समझ गए। ऑलवेज ये हमेशा ही, कभी जिंदगी में स्पॉन्टेनियस नहीं होनी। ये तो हो सकती है दोनों, बताइए दोनों मैंने, लेकिन ये कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होनी। और पहली कंडीशन कभी भी नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं होनी, समझ गए होंगे। ये दोनों या तो 4 कंडीशन हो गई, इन दोनों की 2 अलग अपोजिट 6 हो गई ऐसे। तो इनको ध्यान रखना, फटाक से उतार लीजिए। ये ध्यान रखना, नॉन स्पॉन्टेनियस ऑलवेज है, कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होनी इस कंडीशन में, क्योंकि डेल्टा जी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। जो मैंने समझा दिया कैसे आया है, वो दोनों कंडीशन जो मैंने अभी लिखी थी सेकंड और थर्ड, वो इंपॉर्टेंट है। कब स्पॉन्टेनियस होगी कब नॉन स्पॉन्टेनियस होगी बता दी मैंने। मतलब मैंने स्पॉन्टेनियस लिखी है, तुम उल्टा कर देना नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, बस इतना ही तो है। और क्या करना है, उल्टा कैसे, जहां लो था वहां हाई कर देना टेम्परेचर, जहां हाई था वहां लो कर देना टेम्परेचर, नॉन स्पॉन्टेनियस को करेगी रिप्रेजेंट। इतना ही तो करना हमें, और क्या करना है। चलो भाई इसके कुछ क्वेश्चंस देखिए। ये देखो तुम क्वेश्चन भैया, क्या कह रहा है, इन विच केस ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज पॉसिबल एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर पे। मतलब पहली कंडीशन फॉलो करनी है, यही तो कह रहा है। पहली कंडीशन में कोई टेम्परेचर फॉलो नहीं था, याद आया होगा, वहां टेम्परेचर का कोई रोल नहीं था। टेम्परेचर का रोल कहां था, सेकंड और थर्ड कंडीशन में केवल। मतलब फर्स्ट फोर्थ में तो टेम्परेचर का रोल ही नहीं है। और ये कह रहा है स्पॉन्टेनियस, तो ये नाम आते ही तुम्हें पता हो जाना चाहिए, डेल्टा एच तो नेगेटिव होगा और एस पॉजिटिव होगा। ऐसी तुम्हें देख लो, डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एस पॉजिटिव, फर्स्ट ही दिख गया मुझे तो। समझ गए कितना इजी है ना। हाँ बहुत इजी है, सीधा लिख लो हिंदी वाले। स्वतः प्रक्रम के लिए आवश्यक शर्त, कोई भी किसी भी टेम्परेचर पर, स्वतः प्रक्रम के लिए किसी भी ताप पर आवश्यक शर्त, ये लिखी हुई है नीचे, जो अभी अभी हमने लिखी है। पीवाई क्यू है सारे, बस लिखा नहीं मैंने यहां किस में आया हुआ, पीवाई क्यूज है। चलो सारे लिखने की जरूरत नहीं है, एक ऑप्शन लिख लो बस, पता रहे कि हाँ ये होता है। तुम जानते हो यार, डेल्टा एस नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए। उसमें चाहे टेम्परेचर दुनिया का कोई हो, सब जगह स्पॉन्टेनियस, तभी तो लिखा था ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, कारण यही था वो ऑलवेज लिखने का। अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इन ए केमिकल रिएक्शन डेल्टा एच 150 किलो जूल, बिल्कुल जी, और डेल्टा एस 100 जूल पर केल्विन, मतलब ये तो किलो जूल में है, ये जूल में, और तुम्हारे पास आंसर किस में आ रहा है, किलो जूल में। किलो जूल ही ले लो आप पहले ही, मतलब करना कुछ नहीं है। डेल्टा जी बराबर तुम्हें क्या करना है, सीधा निकाल लो, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ये डेल्टा एच कितना दिया हुआ है, 150, माइनस टी कितना है 300, इंटू डेल्टा एस कितना है 100 गुणा 10 की पावर -3 कर दो। और जब ये करेंगे तो भैया
ये कितना हुआ 150 और ये कितना बच गया 20 हो गया तो ये 30 हो गया, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो 30 बच गया। तो ये कितना आ गया आपके पास 120 प्लस में आ गया किलो जूल पर मोल। समझ गए कौन डेल्टा जी, ये तुम्हारी डेल्टा जी आ गई। देखो यहां इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन न लिख के, सुनना बहुत गजब की बात, ये पीवाई क्यू है, ये ऐसा आया हुआ है, लेकिन मान लो इसको थोड़ा सा चेंज कर दे अगला 2024 के लिए और यूं लिख दे, पूरी वैल्यू देख के नीचे लिख दे रिएक्शन इज, ये तो लिख ही दे, और फिर नीचे लिख दे यहां पर स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, इंस्टेंटेनियस। हाँ तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, समझ गए। डेल्टा जी से पहचान लेना यार कहां दिक्कत आ रही है। चलो हिंदी हिंदी यही है, ये लिख लो डेल्टा एच इतना, डेल्टा एस इतना, इतने ताप पर, तो डेल्टा जी कितना होगा, ये हिंदी है। और आंसर इतना होगा, ठीक है ना, इसकी भी कोई हिंदी होती है क्या यार, वैसे ही बेचारे की हिंदी हो रखी है क्वेश्चन की। तो सुन लो 300 केल्विन पर डेल्टा एच 150 किलो जूल व डेल्टा एच 100 जूल पर केल्विन हो तो डेल्टा जी क्या होगा, ये पूछा है। चलो अगला क्वेश्चन, ये तुम लिख लेना है ना नॉन स्पॉन्टेनियस, ध्यान में रहे थोड़ा सा। फॉर रिएक्शन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंथैल्पी चेंज मतलब डेल्टा एच एंड एंट्रोपी चेंज, अच्छा वही दे दिया, कोई बात नहीं। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच कितना है, पहले डेल्टा एच आ रहा है, ये रहा, ये कितना है -11.7 गुणा 10 की पावर 3, यही है ना, किस में दिया हुआ ये जूल पर मोल में, ठीक है दोनों ही जूल में दिए हुए हैं, जूल पर मोल में। और माइनस टी कितना है 25 का मतलब 298 आएगा, और इंटू वो कितना है माइनस में 105, यार दिख गया, वैसे ही दिख गया होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ये वैल्यू तो प्लस की आएगी, ये वैल्यू माइनस की आएगी। अब तुम्हें, अच्छा ऐसे कैसे कह दोगे, तुम्हें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्या पता ये वैल्यू ज्यादा हो, यार ऐसे मन मर्जी कैसे करेंगे, समझ गए। तो ये वैल्यू देखनी पड़ेगी हमें, तो देख लो कहां दिक्कत आ रही है। हालांकि आप यहां से समझ के बता रहे होंगे कि सर दोनों ही नेगेटिव वैल्यू आ गई इसलिए कह रहे होंगे, लेकिन फिर भी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट हो रही है, तो टेम्परेचर लिखा 298 केल्विन, तो यहां से देख भी सकते थे, बाकी आप डायरेक्ट देखो ये तो कितना आ रहा है, इसको तो आप सीधा ही कर लो यार, 11,700 आ गया क्या माइनस में, और ये कितना आया माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस ही होगा ना। अब ये कितना आएगा, या करो इसको, हमारे वाला साधन कहां गया, किधर गया, ये रहा और ये रहा और ये रहा और ये रहा, ये बाहर। चलो भाई साहब आप आइए, 298 298 मल्टीप्लाई 105 105 इज इक्वल टू, ये लो जी भाई साहब 31,290 दिख गया होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ, किसकी, डेल्टा जी की, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस है क्या कोई ऑप्शन ऐसा, ये रहा। तुम इधर चलो,
ये कह रहा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेल्टा एच व डेल्टा एस दोनों वैल्यू लिख लो इतनी है, तो रिएक्शन, बस ऑप्शन लिख लो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेल्टा एच व डेल्टा एस क्रमशः, ये दोनों वैल्यू लिख लो है, तो रिएक्शन, ऑप्शन लिख लो नीचे। चले, अगला टॉपिक आ रहा है इसके बाद, एक छोटी सी बात, हालांकि वो यहां बताना उचित नहीं है, उसको मैं वहीं बता दूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, या यहां बता दूं, या यहां एक क्वेश्चन और देख लें फिर देखते हैं क्या कह रहे हैं। अच्छा ये कह रहे हैं, ये क्वेश्चन उसके बाद अभी नहीं होगा, सुनो अब एक आगे की बात और लिखो इसके पहले, उसके बाद देखेंगे ये चीज अपन इस क्वेश्चन से। चलो आगे ले लेते हैं, इसके बाद बताता हूं, ध्यान दो। अब हमें ये यहां तक कोई समस्या किसी को, डेल्टा जी में यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब सुनो, डेल्टा जी नोड और डेल्टा एच नोड, मैं नोड बोल रहा हूं, दोनों में स्टैंडर्ड कंडीशन, कभी भी किसी भी एलिमेंट का मतलब एलिमेंट जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उस एलिमेंट की डेल्टा जी नोड और डेल्टा एच नोड जीरो माना जाता है। मैं ये बता रहा हूं बेटा, इधर ध्यान दो, अभी समझ जाओगे मेरी लाइन। मैं कह रहा हूं डेल्टा जी नोड, एक साथ दोनों बता रहा हूं मैं, अभी मैं आगे बात करूंगा और एक और आएगा आगे डेल्टा एच, लेकिन ये डेल्टा एच की फॉर्म आएगी यहां कौन, फॉर्मेशन वाली, जिसको अपन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं, और ये भी किस फॉर्म में, नोड फॉर्म में। इन दोनों की मैं वहां नहीं लिखाऊंगा, मैं यहीं लिखा रहा हूं इन दोनों के लिए बातें। अब मैं सिर्फ तुम्हें जब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ाऊंगा तो वहां तुम्हें याद होना चाहिए पॉइंट, अब जो मैं बोल रहा हूं, समझ गए क्या बोल रहा हूं। कोई भी एलिमेंट या मॉलिक्यूल स्टैंडर्ड नेचर के अंदर या स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है उसकी ये दोनों जीरो होती हैं। क्या बता रहा हूं मैं, मतलब स्टैंडर्ड स्टेट हो गई इनकी, तो यहां इनकी मैं डेल्टा जी नोड और डेल्टा एच, ये एलिमेंट की लिख देता हूं मैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म समझ गए क्या, कोई भी एलिमेंट है स्टैंडर्ड फॉर्म, सुन लो। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है नेचर में जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। कोई भी एलिमेंट नेचर में जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करे, समझ गए, मतलब कोई भी, जैसे मैं बोल दूं ऑक्सीजन, तो O2 गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में, लिक्विड में थोड़ी करता है, नहीं करता ना। हाँ हाँ जी, हाँ मेरी बात तो सुनो। ऐसे ही अपन, पूरी सुनो बेटा, ऐसे ही अपन यदि हाइड्रोजन की बात करें वो भी गैस फॉर्म में होती है। ऐसे यदि मैं मेटल की बात करूं, कंप्लीट मेटल, वो सारे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो मैंने पीरियोडिक टेबल में लिखा रखा है, समझ गए। मतलब रिएक्शन करते हैं ना कोई भी एलिमेंट, और रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां उनकी कुछ फॉर्म होती है। जैसे ऑक्सीजन को O2 लिखेंगे अपन गैस फॉर्म में, लिखते ना, H2 को गैस फॉर्म में H2 लिखते हैं। ऐसे ही अगर मैं कोई मेटल लूंगा तो मेटल में सारी मोनो एटॉमिक थी, नहीं थी मेटल मोनो एटॉमिक, सोडियम पोटेशियम सभी याद करो, जिंक आयरन जो भी है सब मोनो एटॉमिक थी। तो मैं ये कह रहा हूं स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है
कोई एलिमेंट लिख देता हूं, कोई एलिमेंट नेचर में जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, समझ गए, उसकी ध्यान रखना क्या, डेल्टा जी नोड एंड डेल्टा एफ एच नोड। एफ एच नोड समझ गए ना, ये एफ एच नोड ही यहां फॉर्मेशन का मतलब, ये दोनों जीरो होंगी, ये कहना चाह रहा था मैं। आ गया समझ में? कोई भी एलिमेंट हो तुम्हारे पास, स्टैंडर्ड नेचर में स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी जो होगी, स्टैंडर्ड का मतलब फिक्स, ध्यान रखना जिस फॉर्म में वो नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है वो फॉर्म। जैसे इधर ध्यान दे लो, अभी समझ जाओगे, मैं लिखा रहा हूं इधर, यहां मैंने लिख दिया एलिमेंट, कोई एटम भी हो सकता है, ध्यान रखना, और यहां मैंने वही डेल्टा जी नोड और डेल्टा एफ एच नोड दोनों एक साथ ही लिख रहा हूं, क्योंकि एक ही बात तो मैं दोनों लिखूंगा एक साथ, इसलिए जैसे मैंने यहां कोई एलिमेंट एटम मॉलिक्यूल भी हो सकता है, यहां ध्यान रखना, ये कौन हो सकता है, मॉलिक्यूल। जैसे अब ध्यान देना, मैंने लिख दिया O2, ये गैस लिखूं यदि मैं यहां, तो इसका ये जीरो होगा। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन को लिक्विड लिख दूं, नॉट इज इक्वल टू जीरो, ये कहना चाह रहा हूं मैं, जिस फॉर्म में नेचर में वो एग्जिस्ट करे उसकी जीरो माननी है, समझ गए, इसके अलावा जीरो नहीं। अब मैं लिख रहा हूं जो काम आते हैं हमें क्वेश्चन में, जो मैन वो सारे लिखा रहा हूं, आराम से सुनना। हाँ भाई, अरे यार मैं कह रहा हूं, मैंने क्या लिखा, जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता उस फॉर्म में लेना है। मेटल 99% किस में होते हैं, सॉलिड में, तो जिस फॉर्म में 99, अब 5 में 4 एलिमेंट ऐसे मेटल में जो किस में करते हैं, लिक्विड में, तो उनका जीरो मानेंगे। कौन कौन, वो गैलियम है, मरकरी है, उनके लिए मानेंगे। बाकी तो सब कौन है, सॉलिड ही है, और वही रिएक्ट करते हैं, इसलिए उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं, समझ गए। तो यह ध्यान दे लो एक बार सभी, मैंने यहां हाइड्रोजन लिखा गैस जीरो, मैंने यहां पर, अब सुनना, कार्बन लिखा, चलो कार्बन की कहानी बाद में करूंगा, अभी नहीं, H2, हाँ कार्बन बाद में लिखता हूं क्योंकि एलोट्रोपिक फॉर्म में है, इसलिए अभी लिख रहा हूं, बाद में पहले एक बार जो एलोट्रोपिक नहीं है उनको लिख रहा हूं। मैंने लिखा यहां पर आयरन सॉलिड जीरो, मैंने लिखा सोडियम सॉलिड जीरो, मैंने लिखा जिंक सॉलिड जीरो, लेकिन मैं कह रहा हूं यहां मैंने जिंक लिक्विड लिख दिया, नॉट इज इक्वल टू जीरो, ये कह रहा हूं मैं, समझ गए। मैंने यहां पर, मैं इधर और लिख रहा हूं साथ में, ये 2 कॉलम तुम्हें बनाने हैं, ठीक है, ये तो वैल्यू किसकी है, इनकी, ये इनके हैं। मैं इधर और लिख रहा हूं, मैंने यहां पर लिखा Br2, किसमें करता है, लिक्विड में, नॉन मेटल है ये, याद आया होगा, लिक्विड, यहां जीरो। लेकिन अगर मैं यहां लिख दूं Br2 गैस, नॉट इज इक्वल टू जीरो, ये कह रहा हूं। आ गया समझ में? ध्यान रखना, कोई गारंटी नहीं अपनी, यही ले, कोई भी ले सकते हो आप, गैस नाइट्रोजन जीरो, लेकिन यहां लिक्विड ले लिया, नॉट इज इक्वल टू जीरो। समझ में आ रही है बात? अगर मैंने ले लिया क्लोरीन, मैंने ले लिया आयोडीन, क्लोरीन गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, आयोडीन सॉलिड फॉर्म में करती है, ये ध्यान में रखना, इसलिए ये जीरो होगा और ये जीरो होगा। लेकिन अगर तुमने आयोडीन को किस में ले लिया, गैस में, नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो ये तुम्हें जब भी रिएक्शन को लिखोगे उस टाइम तुम्हें इसकी फेज ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या है लिखा हुआ, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही तो उसका आंसर आएगा। इसलिए एक तो ये ध्यान रखना है। अब सुनना इसकी आगे की कहानी, अगर मैं इन्हीं को एलोट्रोपिक फॉर्म ले लूं, एलोट्रोपिक फॉर्म, एलोट्रोपिक फॉर्म में जैसे मैंने कार्बन लिया था थोड़ी देर पहले, अभी मैंने कहा था मैं एक साल लिखूंगा एलोट्रोपिक वाले। एलोट्रोपिक में ध्यान रखना, स्टैंडर्ड फॉर्म में सिर्फ ग्रेफाइट होता है, याद रखना, एक से ज्यादा अगर किसी एलिमेंट की फॉर्म आ रही है
तो उसका एक ही फॉर्म होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, सब नहीं लेते हैं, एक फॉर्म को स्टैंडर्ड माना है केवल। और कार्बन को किस में माना है? ग्रेफाइट के लिए, इसलिए यहां ग्रेफाइट ये 0 होगा। लेकिन तुमने अगर कार्बन डायमंड ले लिया तो नॉट इज इक्वल टू 0 लिखना है। समझ में आ गई क्या मेरी बात? ये ध्यान रखना हमें स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। हाँ बेटा, ज्यादा सर्दी लग रही है? यहीं से होती है क्या? हाँ, अरे ध्यान दो, कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन डायमंड। ऐसे ही यदि मैं इसकी जगह दूसरे को एलोट्रोपिक फॉर्म लूं, जैसे मैंने एलोट्रोपिक फॉर्म ले लिया यहां पर कार्बन की जगह फास्फोरस, ध्यान रखना फास्फोरस को P4 में लेते हैं, यह भी हमें पता होना चाहिए। और इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म याद रखना व्हाइट होती है, व्हाइट, इसी के लिए 0 मानेंगे। अगर तुमने P4 रेड ले लिया या P4 ब्लैक ले लिया तो यहां दोनों ध्यान रखना नॉट इज इक्वल टू 0। समझ गए? मतलब किसी का भी एलोट्रोपिक फॉर्म लोगे उसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू मानी गई है केवल, सारे नहीं लिए गए। तो सब में, कार्बन में, फास्फोरस में, सल्फर, सल्फर की ध्यान रखना अलग अलग होती है, एस एड तो होती है, लेकिन इसमें भी आपको पता है 2 होती है मेन, एक मोनोक्लिनिक और एक रोम्बिक। तो इसकी रोम्बिक जो है वो स्टैंडर्ड मानी गई है, रोम्बिक। और एस एट मोनोक्लिनिक ये स्टैंडर्ड वैल्यू, सॉरी नॉट इज इक्वल टू लिखा गया, स्टैंडर्ड वैल्यू 0, यहां नॉट इज इक्वल टू 0। समझ गए भाई? तो मैंने मैन लिखा दिए, ध्यान रखना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? हाँ वही है। तो ये एकंताक्षर विषम लंबाक्ष, देखो इनमें उल्टा होता है, ये विषम लंबाक्षर, ये एकंताक्ष है, उल्टा इसमें इंग्लिश वर्ड के अकॉर्डिंग, ये ध्यान रखना। नहीं नहीं, नीचे वाला एकंताक्ष नहीं है, ये केवल एक, हाँ ये एक ऐसा इंग्लिश टर्म है इसी में केवल जो उल्टा होता है, एकंताक्ष रोम्बिक को मानते हैं, ये ध्यान रखना बेटा। और मोनोक्लिनिक विषम लंबाक्ष है हिंदी में, ये लो लिख ही देता हूं मैं, ये विषम लंबाक्ष है और ये एकंताक्ष है। तुम रोम्बिक मोनोक्लिनिक याद रखना ना यार, सीधे लिखो फटाक से, इतना टाइम नहीं है? अच्छा, और पीछे यही है क्या? ये मैं फिर बोल रहा हूं, फॉर्मेशन एंथैल्पी पढ़ाऊंगा उस टाइम भी यूज होंगी, तो मैंने यहीं खत्म कर दिया इसकी कहानी को। डेल्टा जी नोड ये कहां यूज होती है? ये ऊपर लिख लेना छोटा सा पॉइंट, फॉर केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के लिए है सारी बातें। जब हम केमिकल रिएक्शन का डेल्टा जी नोड और डेल्टा एच फॉर्मेशन नोड ये फाइंड आउट करें उस टाइम पे यूज करेंगे इनको, हर जगह मत कर लेना। मन में आया वहीं यूज कर लिया, बोले कर लो सर ने कहा था, है ना? ये लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन के लिए, क्या लिखा हुआ है कि एलिमेंट की स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब कोई भी एलिमेंट नेचर में जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसकी डेल्टा जी नोड और डेल्टा एच नोड ये दोनों क्या होती हैं?
जीरो होती हैं, ये लिखा है मैंने, जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी उसके लिए किसी भी रिएक्शन में, और उसके ये एग्जाम्पल लिख दिए सारे, आप लिख लो। ये बहुत काम की चीज है, आप इनको हल्के में मत लेना, क्योंकि ये जो वाला है ना टर्म, कौन सा, ये वाला, ये आगे हम पढ़ेंगे तो इसके लिए पूरा यही बायोडाटा काम आएगा, क्योंकि तुम्हें इसके लिए वहीं से तो मिलेगा नॉलेज कि हम एक मोल किसी सबस्टांस का किससे प्रोड्यूस करेंगे, इन्हीं से करोगे आप, इसलिए आपको यह आना चाहिए। मतलब जिनकी जीरो होती है उन्हीं से करना है, जिनकी जीरो नहीं होती है उनसे नहीं करना। इसके लिए वो तो आगे पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा मैं, तो तुम्हें ये याद करना है। फटाफट लिखो यार तुरंत। हाँ तुरंत फटाफट फास्ट। क्योंकि बेटा अभी तुम्हारे फिजिकल में चैप्टर बहुत पड़े हैं। हाँ और इनऑर्गेनिक का भी तो केमिकल बॉन्डिंग पड़ी जो मेन है, पी ब्लॉक पड़ा, डी और एफ पड़ा है ना। हाँ इसलिए अभी वक्त लगेगा, इसलिए तुम थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश करो, थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश कर लो। मुझे तो तकलीफ नहीं है, तुम्हारा जल्दी हो जाए सिलेबस, रिवीजन के लिए टाइम मिल जाए, तब कह रहा हूं बेटा। क्योंकि सीपीआर के अकॉर्डिंग तो फिक्स टाइमिंग है इनका कि 28 मार्च तक सिलेबस बाइंड अप करेंगे ये, तो अपन चाहते हैं कि पहले ही करें, फरवरी तक एंड कर दें अपन। वो कब हो, हाँ नहीं सीपीआर सिस्टम तो 5वें बैच का यही है, जो फेज है ना आपका पांचवा फेज, उसमें लास्ट डेट दे रखी है 28 मार्च, मतलब उसके अकॉर्डिंग तो 1 महीना मिला तुम्हें रिवीजन के लिए। तो अपन चाहते हैं कब हो, फरवरी में ही एंड हो जाए ये, तो तुम्हारे डीटीएस अच्छे से चले फिर। तो वो कब हो, 1 महीने की भरपाई जब तुम थोड़ा सा जोर लगाओ, मेरे से नहीं होगा। तुम सोचो कि मैं तो क्या लिख के यहाँ खड़ा हो जाऊंगा, अब तुम लिखोगे तभी तो आगे स्लाइड चेंज करूंगा भाई। हाँ हो गया। नो मैं ये कह रहा हूं बेटा कि कार्बन के चाहे 50 और एलोट्रोप हो, सिर्फ ग्रेफाइट ही स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये कह रहा हूं। अब तो आ गया भाई, मैंने ग्रेफाइट का 0 लिखा, बाकी मैंने एग्जांपल भी लिखा कि डायमंड के लिए नॉट इज इक्वल टू 0, तो फिर मैं यहां फुलरिन भी लिखूं अपना, और जैसे कार्बन ब्लैक भी लिखूं एमोर्फस फॉर्म में, चारकोल भी लिखूं यहां पर, समझ गए। तो इन सब के अंदर अगर अपन यूज करेंगे यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग, तो वो तो नॉट इज इक्वल टू 0 हो गया, तो उनको तो लिखने से मतलब ही क्या है, चाहे मैं यहां पर 50 फॉर्म लिख दूं, कहां दिक्कत आ रही है, समझ गए बेटा। चलो चलो नहीं यहीं लिखूंगा। सुनना अब, ये बात किसकी चल रही थी हमारी, रिएक्शन की, पता सभी को। और मैंने क्या कहा था कि बेटा रिएक्शन में इनको काम में लेना है, तो किसी भी रिएक्शन के लिए जब डेल्टा एच और डेल्टा जी जब भी हम फाइंड आउट करेंगे, तो याद रखना, मैं लिख रहा हूं इधर, वही फॉर्मूला है जैसे तुमने एंट्रोपी का यूज किया था, याद आया होगा। रिएक्शन के लिए एंट्रोपी का क्या फॉर्मूला था, प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी, यही तो था। बस तो वही यहां लिखेंगे। मैं क्या लिखूं, डेल्टा जी नोड, ये रिएक्शन के लिए है, इज इक्वल टू डेल्टा जी नोड, किसके लिए लिख दूं मैं, प्रोडक्ट के लिए, माइनस डेल्टा जी नोड किसके लिए लिख दूं, रिएक्टेंट के लिए। समझ गए भाई। अगर मैं इसकी जगह ये कर दूं सेम D2 फॉर्मूला,
रिएक्शन नोड बराबर वही डेल्टा एच कौन होगा, प्रोडक्ट, वही से माइनस डेल्टा एच, ये नोड है ध्यान रखना, किसके लिए होगा, रिएक्टेंट के लिए। अब एक चीज और ध्यान रखना, अगर तुम्हें सिर्फ एंथैल्पी दे दे तब भी यही लगाना है। कई बार तुम्हें तीसरा फॉर्मूला और लिख रहा हूं, डेल्टा एच नोड रिएक्शन, तुम्हें रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन पूछे या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछे, वही तो पढ़ रहे हैं हम, कब पूछे, जब तुम्हें फॉर्मेशन एंथैल्पी दी हुई हो तब। कोई नहीं, यही लगाना है, बस ऐप लिखना और कुछ नहीं करना। फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, ऐप लगा दो, तो यहां सेम D2 ऐप एच नोड क्या लिखूं, प्रोडक्ट माइनस डेल्टा ऐप एच नोड रिएक्टेंट। तीन फॉर्मूले एक जैसे ही हैं, शर्माने की आवश्यकता नहीं है। चाहे तुम्हें फॉर्मेशन एंथैल्पी से पूछे, समझ गए, चाहे तुम्हें हीट ऑफ रिएक्शन से पूछे, चाहे तुम्हें डेल्टा जी नोड से पूछे, चाहे तुम्हें डेल्टा एस नोड से पूछे, सबका एक ही है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। लेकिन विशेष ध्यान रखना है, नंबर ऑफ मोल यूज होते हैं, ये ध्यान रखना। या अभी क्वेश्चन करेंगे, बता दूंगा मैं, पहले भी मैंने बताया था, एक क्वेश्चन करवाया था एंट्रोपी वाले में कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट यूज, ये नंबर ऑफ मोल यूज होते हैं यहां, समझ गए, मतलब मोल से मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ मोल वो मत जोड़ना यहां, कौन सा, तुम कभी जोड़ लो कि डेल्टा एन जी, वो नहीं भाई, हाँ वो तो पता कहां यूज करते हैं, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू माइनस डेल्टा एन जी आर टी, तब करते हैं, समझ गए, जब डेल्टा यू पूछे डेल्टा एच देके या दोनों का डिफरेंस पूछे तब। तुम्हें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एंथैल्पी दे दे और तब पूछे, तब ये रहा। तुम्हें एंट्रोपी दे दे तब लिखाई दिया था, डेल्टा जी दे तब लिखाई दिया, ये दे दे तब लिखाई दिया, फॉर्मेशन एंथैल्पी देख के हीट ऑफ रिएक्शन पूछे तब लिखाई दिया। क्या हुआ बताओ मेरे को, कोई प्रॉब्लम है तो, रिएक्शन है, वही तो बोल रहा हूं मैं बेटा। अभी एग्जाम्पल कराऊंगा मैं, नो टेंशन, अभी कराता हूं, ये तो लिख लो है ना, अभी समझ जाओगे। समझ गया मैं तुम क्या कहना चाहते हो कि सर रिएक्टेंट अगर एक से ज्यादा हो या प्रोडक्ट एक से ज्यादा हो, यही तो पूछ रहे हो, अभी करेंगे ना। हो गया, एग्जाम्पल देखिए तुम अभी समझ जाओगे बेटा। एक मैंने रिएक्शन ले ली, चलूं, मैंने एक रिएक्शन ले ली ये वाली, ध्यान दो, CH4 गैस प्लस O2 गैस, CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड, ये बना रहा है। ये फॉर्मूले हमेशा याद रखना, मैंने जितने भी लिखाए हैं, कौन से, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट वाले फॉर्मूले, चाहे डेल्टा एस के लिए हो, चाहे डेल्टा एच के लिए हो, चाहे डेल्टा जी के लिए हो, किसी के लिए भी हो, याद रखना रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। विशेष रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी -5 के भागीदार बन जाओगे, समझ गए ना। तो पहला काम क्या करोगे, स्टाइकोमेट्री, रिएक्शन बैलेंस कर दो, तो हाइड्रोजन कितने, 4 हैं, 4 हैं तो हाइड्रोजन 2 लगा दो, ये तो एक लगा हुआ है, तो ऑप्शन 2 और 2 4, 2 लगा दो, ये लो, अब हो गई। अब देखो तुम आराम से समझना, कोई भी मान लो मैंने यहां पर ले लिया डेल्टा जी नोड रिएक्शन, ये फाइंड आउट करना तुम्हें, समझ गए, इस रिएक्शन का, क्योंकि अगला वैल्यू तो देगा हमें, बस वैल्यू रख देंगे और क्या करना, इतना ही तो करना है। हम लिखेंगे कैसे इसको वो बता रहा हूं, सुनना। मैंने क्या कहा था, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कौन है, ये दोनों, बस दोनों प्रोडक्ट लिख दो भैया। क्या लिखोगे, डेल्टा जी नोड कौन है, CO2 गैस, कितना है 1 मोल,
एक से चाहे तुम मल्टीप्लाई करो चाहे मत करो, क्योंकि एक की क्यों करूंगा, समझ गए। प्लस प्लस करना है, ध्यान रखना। आगे कि कौन है H2O। अब इसका ध्यान रखना, 2 इंटू डेल्टा जी नोड कौन, H2O लिक्विड। ब्रेक बंद कर दो। आगे क्या लिखते हैं अपन, ये प्रोडक्ट हो गया पूरा। अब लिख दो कौन, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है, डेल्टा जी नोड, उधर देखो CH4 प्लस क्या करोगे, तुम्हें पता है 2 इंटू कितने ऑक्सीजन, 2 ही तो है, O2 गैस, ये लो जी। सेम डिटो अगर तुम्हें रिएक्शन के लिए, हीट ऑफ रिएक्शन के लिए पूछे, बस यहां डेल्टा H कर देना, समझ गए। कुछ भी नहीं करना। अगर तुम्हें हीट ऑफ रिएक्शन के लिए पूछेगा, फॉर्मेशन एंथैल्पी के लिए पूछे, कुछ नहीं करना, जहां डेल्टा जी लिखा है वहां क्या करोगे, डेल्टा H लगा देना भाई। अब तो आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम तो बताइए मुझे। मैं फिर कह रहा हूं, तुम्हें यहां ऐसे भी पूछ सकता था, डेल्टा H रिएक्शन और फॉर्मेशन एंथैल्पी देके, तो मैंने बोला था ना कि यहां तुम्हें फॉर्मेशन एंथैल्पी लिखनी पड़ेगी, CO2 इसकी दी हुई मिलेगी तुम्हें, प्लस 2 इंटू डेल्टा FH नोड किसकी, H2O के लिए। ये लो बंद कर दो। रिएक्शन के लिए पूछे तुम्हें फॉर्मेशन एंथैल्पी देख के, हीट ऑफ रिएक्शन तब लिख रहा हूं, वही फॉर्मूला सेम, माइनस क्या लिखूंगा, डेल्टा फॉर्मेशन H नोड किसका, CH4 का, प्लस 2 इंटू डेल्टा फॉर्मेशन एंथैल्पी है नोड किसकी, O2 की, कोष्टक बंद। ये भैया ध्यान रखना, बहुत काम की चीज है। मैं फिर बोल रहा हूं, क्वेश्चन यहां से पुटअप होता है, समझ गए। बहुत ही काम की चीज है दोनों, लिख लो फटाक से। अगर तुम्हें इसी रिएक्शन में डेल्टा S पूछता, यही था, डेल्टा S कर दो बस, तीनों एक साथ, समझ गए। अब इसको बार बार नहीं बताऊंगा मैं ऐसी चीजों को, कि मैं जब फॉर्मेशन एंथैल्पी पढ़ाऊंगा तब दोबारा बताऊंगा ये चीज, नहीं, यही कर दिया मैंने इसको पूरा। कौन, हेस रूल, हाँ, नो 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 नो, इस पे नहीं करता। ये फेज से मतलब नहीं है, सोले लिक्विड गैस, उससे कोई मतलब नहीं है। सोले लिक्विड गैस से मतलब नहीं है बेटा, वो तो लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें वहां। हाँ भाई, हाँ हाँ चलिए। चलूं, चलूं क्या भाई, नहीं। न सर, न सर। अब सुन लो एक बात और, इसी में बता दूं मैं तुम्हें बहुत खास बात, यहीं पर, जिसे तुम्हारे बहुत से क्वेश्चन सोल्व होंगे डायरेक्ट ही। हाँ भाई, चलो पहले सुनो इधर। अभी मैंने क्या कहा था कि अगर किसी एलिमेंट की स्टैंडर्ड फॉर्म है तो उसकी डेल्टा जी नोड, फॉर्मेशन एंथैल्पी सब क्या होती है, जीरो। और हमें यहां स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रही है ऑक्सीजन, गैस ही है, तो ये भी जीरो आएगा और ये भी जीरो आएगा। मतलब इसकी तुम्हें क्वेश्चन में दी हुई नहीं मिलेगी वैल्यू, तुम वहां कंफ्यूज मत हो ना, अरे यार O2 की तो दे ही नहीं रखी। अरे यार तुम्हारा माइंड तो है ना, खोपड़ा थोड़ी खराब हो गया है। इतना तो पता होना चाहिए कि सर ने मैं बोला था कि जो स्टैंडर्ड हैं उनकी आपको बता रखा है, डेल्टा जी नोड, फॉर्मेशन एंथैल्पी जीरो मानते हैं हम, तो क्वेश्चन में नहीं देगा तुम्हें, तुम वहां कभी ढूंढो कि अरे ये तो
इसमें यार ऑप्शन की क्यों नहीं आई है? हाँ, ये करेक्शन होगा क्वेश्चन में शायद है। ऐसा कुछ नहीं होता है, समझ गए? चलो आगे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, एक एग्जांपल लिख दिया यहां पर, ऐसा ध्यान दो सभी। ये क्या है? अच्छा, ये ऐसे ही रहेगा, रहने दो। हाँ, ध्यान दो। हाँ, वो तीर से होगा, क्यों करें अपन तीर दबाएंगे उधर फिर आएगा ये। चलो इधर ध्यान दो। आपको एक मान लो मैंने ये कह दिया जिंक सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस, और यहां बना रहा है जिंक ऑक्साइड सॉलिड, ये बना रहा है। और इस टाइम पर इस रिएक्शन की डेल्टा जी नोड तुम्हें दे रखी है। ध्यान दो भाई, माइनस में 220 किलो जूल पर मोल। क्या दे रखी है? माइनस में 220 किलो जूल पर मोल, ये दे दी क्वेश्चन में। तुम्हें यहां ये पूछ रहा है जी, तुम्हें यहां ये पूछ रहा है जिंक ऑक्साइड जो है ये बन रहा है 1 मोल, इसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी कितनी होगी? अब सुन लो एक बात खास, देखो 2 टाइप से क्वेश्चन आता है। एक तो तुम्हें डायरेक्ट ऐसे पूछेगा, आपको ये दे दी, और एक तो तुम्हें सीधा इनके लिए पूछ ले। तो इनके लिए तो हमें दिख रहा है ये स्टैंडर्ड है, इसलिए 0, समझ गए? तुम्हें टोटल इस रिएक्शन के लिए तुम्हें तो यहां डेल्टा जी नोट दिया, इसके लिए किसके लिए दिया है? जिंक ऑक्साइड, क्योंकि 1 मोल जिंक ऑक्साइड का ही तो बन रहा है, तो उस 1 मोल जिंक ऑक्साइड के लिए दे दिया। तुम्हें यह कह देता डेल्टा जी नोड रिएक्शन, ऐसे कह देता कितनी होगी, तो मैंने अभी तो बता दिया, आंसर आ गया 0, मतलब बराबरी होगी। शर्माओ मत। मैंने क्या कहा था कि अगर हम निकालेंगे डेल्टा जी नोड रिएक्शन, अभी बोला था मैंने बेटा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की कितनी है? माइनस, 1 ही मोल है तो 220 है, और आपको बताया था मैंने अभी माइनस रिएक्टेंट, तो वो तो 0 है, तो वो तो वही बराबरी आ गई किलो जूल पर मोल। ये लो जी, इस टाइप का क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया हुआ है। अब देखो अपन क्या सोचते हैं कि यार हमें इसी की दी हुई है, इनकी तो दी नहीं। ये तुम्हें पता होना चाहिए कि यार जिंक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, सॉलिड है तो 0 होगी, ऑक्सीजन स्टैंडर्ड फॉर्म है 0 होगी, तो जो इसकी दी हुई उसकी होनी है, कहानी खत्म। समझ गए? दूसरी बात, यहां तुम्हें क्वेश्चन चेंज कर सकता था, यहां तुम्हें इसके लिए डायरेक्ट देता 1 मोल के लिए फॉर्मेशन एंथैल्पी इतनी है, ऐसे कह देता फॉर्मेशन एंथैल्पी, तो हीट ऑफ रिएक्शन कितनी होगी? इतनी होगी। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है? हाँ बेटा, कुछ कह रहे हो? कुछ नहीं, चलो लिखो। वाटर की, वाटर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कभी लेते ही नहीं है, स्टैंडर्ड जो लेते हैं वो लिखा दी। वाटर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते ही नहीं है, उसकी तो फॉर्मेशन होता है वाटर का। तो क्यों? क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह पता है कि वाटर तो अपने आप में खुद थोड़ी है, वो तो मतलब आइस से भी तो मेल्ट हुआ तब बना है, और वो तो वेपोराइज भी हो सकता है, समझ गए? तो उसको स्टैंडर्ड माना नहीं है, तो उसकी तो वैल्यू दी हुई मिलेगी तुम्हें क्वेश्चन में बाकायदा। मैथन भी स्टैंडर्ड नहीं है, वही स्टैंडर्ड जो मैंने लिखे थे वो सब स्टैंडर्ड है। हाँ बेटा जल्दी करो यार, नहीं अभी नहीं हुआ, अगला अपना टॉपिक आता है इसके बाद। अब देखो ये क्वेश्चन मैं इसके लिए बोल रहा था, ये क्वेश्चन सेम D2 है, कहां गया वो? ये रहा। क्या कह रहा है ये तुम्हें बोल रहा है डेल्टा जी, जी डेल्टा जी है ये, ध्यान रखना,
फॉर्मेशन के लिए डेल्टा जी नोट दे रखा है, एच आई के लिए इतना। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन दे दी। तो अब तुम्हें तो पता ही है, समझ गए क्या? अभी अभी बात हुई थी, क्या बोला था मैंने, देखो यहां रिएक्शन लिखो, H2 गैस प्लस I2, ये सॉलिड है यार, गैस नहीं है, क्या है, सॉलिड, ध्यान रखना। ये रिएक्ट होकर ट्वाइस HI बना रहे हैं, और तुम्हें कह रहा है कि HI की दर की इतनी, मतलब इसकी, तो तुम आराम से निकालो, डेल्टा जी नोड रिएक्शन के लिए पूछ रहा है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन है, HI, या तो पूरी इक्वेशन लिख लो, ये लो मैंने पूरी लिख दी, डेल्टा जी नोड HI कितने मोल है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यही है प्रोडक्ट बस। माइनस कौन है, डेल्टा जी नोड, किसकी लिखूं, H2 की, प्लस डेल्टा जी नोड कौन होगा, I2 सॉलिड। तो तुम्हें पता यार इसकी तो जो है 2 इंटू कितनी है, 1.3, और ये इसकी तो आपको पता ही है 0 होगी, क्योंकि इसकी भी 0 और इसकी भी 0। बोले सर 0 क्यों लिया, समझ गए ना, ये 0 तो लेते हैं, अभी तो बताया था मैंने हाइड्रोजन की, इसकी दोनों की क्या लेते हैं, आयोडीन स्टैंडर्ड फॉर्म है तो 0 मानेंगे, इसलिए 0 हो गई। तो ये कितना हुआ, इसको कर लो 13 दूनी 26, 2.6, 2.6 आ रहा कहीं, फर्स्ट ये रहा, आ गया समझ में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। लिख लो, हिंदी लिखो तो लिख लो, HI की डेल्टा जी नोड 1.3 किलो जूल पर मोल है, HI की डेल्टा जी नोड 1.3 किलो जूल पर मोल है। तो ये रिएक्शन लिख के लिख लो, इसकी डेल्टा जी नोड ज्ञात कीजिए, पूरी रिएक्शन लिख लो, H2I2 ट्वाइस HI, और नीचे लिख लो डेल्टा जी नोड ज्ञात कीजिए। चलूं, अगला टॉपिक डाल लो तुम लोग, टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। मतलब डेल्टा एस हो गया, डेल्टा जी हो गया, और डेल्टा एच के बारे में बेसिक बातें सारी बता दी। अब मैं इसमें सिर्फ क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं डायरेक्ट, तो क्लासिफिकेशन में पहला अपन लेंगे, चलो टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये टॉपिक है टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन कह दो, या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोल दो, मतलब डेल्टा एच इसकी बात कर रही है। इसके टाइप्स अलग अलग हैं यार, कुछ के नाम लिख देता हूं मैं यहां ना। जैसे अगर फॉर्मेशन हुआ मान लो किसी मोलिक्यूल का, तो उसको अपने एक नाम दे देंगे, क्या, डेल्टा एफ एच, और इसको अपन अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगर मान लो कहीं पर जल रहा है, जलना समझते हैं ना, कंबशन, दहन, हिंदी में दहन बोलते हैं, दहन हो रहा है, कंबशन, तो उसको मैं कह दूंगा डेल्टा COM H, हीट ऑफ कंबशन।
समझ गए, मतलब दहन ऊष्मा। क्या लिख दूंगा इसको, हीट लिख दो या एंथैल्पी भी कह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ऐसे ध्यान रखना यहाँ, हीट एंथैल्पी ऑफ कंबशन, इसको बोलते हैं दहन ऊष्मा। दहन ऊष्मा हिंदी में बेटा ध्यान रखना। और अगर मान लो कहीं पर न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन समझते होंगे, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होते हैं तो सोल्ट बनाते हैं, उसको न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन कहीं पर अगर मतलब उदासीनीकरण, 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 तो उसके लिए हम यूज करेंगे डेल्टा कौन, एन एच, एन का मतलब न्यूट्रलाइजेशन। इसको मैं यूं भी कह सकता हूं एच ओ एन, शॉर्ट में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्या लिख सकता हूं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। उदासीनीकरण ऊष्मा, उदासीनीकरण ऊष्मा, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। ईटीसी और भी आगे पढ़ेंगे, जगह नहीं है, एक एक लेते हैं, है ना, वो आगे आते रहेंगे धीरे धीरे। ये तीन ही नहीं है, तुम अभी तीन ही समझ लो, और भी है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी आएगी, बीडीई, समझ गए, बॉन्ड को ब्रेक करना। चलो पहला पॉइंट डालो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन कह दो चाहे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह दो। हिंदी में बोलते हैं इसको निर्माण की ऊष्मा, निर्माण की ऊष्मा, या एक नाम और है बेटा संभवन ऊष्मा भी बोलते हैं, संभवन ऊष्मा, दोनों एक ही नाम है। निर्माण की ऊष्मा कह दो और चाहे संभवन ऊष्मा कह दो, एक ही बात है। ये हिंदी नाम है किसका, डेल्टा एफ एच का, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का। चलिए किसको बोलते हैं अपन, चलो यार अभी भी रुको, थोड़ा सा फास्ट। किसको बोलते हैं हम, हाँ सर, अच्छा हो गया, हेडिंग डालो, हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ये हम कल स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। अच्छा नेक्स्ट वीक होगा। अभी तो है ना, डेफिनेशन लिखा दूं, लिखा दूं, 3 मिनट है ना, हाँ हाँ बेटा अभी 2-3 मिनट और हैं, ध्यान दो। अपनी बात चल रही है क्या, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एफ एच। समझो पहले क्या है ये, ध्यान रखना। अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो हीट या एंथैल्पी का वो अमाउंट, मैं हीट या एंथैल्पी बोल रहा हूं, उसका वो अमाउंट जो किसी एक मोल सबस्टांस के बनने में, फॉर्मेशन होने में, नो नो नो, वहां रिलीज भी हो सकता है और एब्जॉर्ब भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, ध्यान रखना। हालांकि हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव होती है, मैक्सिमम कंडीशन 99, लेकिन कभी कभी ये ध्यान रखना, इन कौन से नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर क्या आ जाती है, पॉजिटिव भी आ जाती है। इसलिए हम इसमें दोनों यूज करेंगे, रिक्वायर्ड और रिलीज। मैंने बोल दिया 99% में केसेस में स्पॉन्टेनियस तो पूरे सब में नेगेटिव होगी, लेकिन कहीं नॉन स्पॉन्टेनियस केस आ गया तो वहां क्या हो सकती है, रिक्वायर्ड भी हो सकती है, ये ध्यान रखना। इसलिए मैं दोनों वर्ड यूज कर रहा हूं। तो वहां पर अब मेन बात ये आती है कि हमने जो एक मोल फॉर्म किया वो किससे किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। मैंने अभी जो लिखाए थे क्या, देयर
स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट, अभी अभी बात की थी मैंने, मतलब जो स्टैंडर्ड स्टेट अपन ने यूज की एलिमेंट की, उनसे एक मोल बनना चाहिए, बाकी से नहीं। मतलब जो हमने स्टैंडर्ड स्टेट यूज की थी अभी अभी, उन स्टैंडर्ड स्टेट से एक मोल बनना चाहिए। समझ गए? तो लिखो, मैं लिखाऊं डेफिनेशन, पहले हिंदी वाले लिख लो पहले फटाक से। हाँ लिखो। ऊष्मा की वह मात्रा, ऊष्मा की वह मात्रा, ब्रैकेट में कर लो आप, आवश्यक या आवश्यक, समझ गए ना, रिक्वायर्ड मतलब, या रिलीज, उत्सर्जित भी हो सकती है। समझ गए? ऊष्मा की वह मात्रा जो मानक, हिंदी में लिख लो, स्टैंडर्ड स्टेट लिखी थी मैंने, मानक अवस्था में उपस्थित तत्वों या अणुओं से, उपस्थित तत्वों या अणुओं से, जो भी मानक अवस्था में उपस्थित तत्व या अणु है उनसे एक मोल, एक मोल बोल रहा हूं, ध्यान रखना, 1 मोल, सिर्फ ओनली 1 मोल, एक मोल ही बनाना है, ऐसे नहीं अपन 5 मोल बना दे, नो, एक ही मोल के लिए एक मोल, क्या लिखा मैंने, उपस्थित तत्वों या अणुओं से एक मोल अणु के बनने में काम आती हो। ऊष्मा की मात्रा लिखा दी ना मैंने। इंग्लिश वाले लिखो, अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट टू फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टांस, टू फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टांस, 1 मोल ऑफ सबस्टांस, किससे, बाई देयर स्टैंडर्ड स्टेट, बाई देयर स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट, कोष्टक में लिख लो कॉन्स्टिट्यूएंट, एलिमेंट कौन से, घटक ही तो है वो, एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट घटक, एलिमेंट भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, ध्यान रखना, एलिमेंट या एटम या मॉलिक्यूल, बस हो गया। समझ गए? उसको क्या बोलेंगे अपने, अब ये डेफिनेशन तो लिखा दी, अपन इसकी कल चर्चा करेंगे कैसे बनती है।